गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सेल्फ विजयराज कटारिया, कक्षा 10 सब्जेक्ट विज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि। तो गाइस सबसे पहले कक्षा 10 के आधार पर मैं यहां पर आपको डिस्कस करूंगा इस अग्नाशय ग्रंथि को। सबसे पहले हम यहां पर बात यह करेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी मिश्रित प्रकार की ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि, वो भी आपकी अग्नाशय ग्रंथि है। ऐसा पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो तो यकृत है, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दूसरे नंबर की कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। अब इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हम थोड़ा कुछ रोचक जानकारी यहां पर देख लेते हैं। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि ये अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है, इसलिए इसे मिश्रित प्रकार की ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछ लिया जाए कि अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पहली है एसिनाई, सेकंड है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। तो गाइस इसको आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में यहां पर पढ़ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एसिनाई और लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। अब हम बात करेंगे कि लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जो है वो तीन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। पहली है अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिका, दूसरी हैं बीटा कोशिकाएं, तीसरी हैं गामा या डेल्टा कोशिकाएं। डेल्टा कोशिकाएं। इन तीनों कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोनों का स्रावण किया जाता है, या यूं कहें कि अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं मिलकर लैंगरहैंस द्वीपिकाओं का निर्माण करती हैं। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण होता है, ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण होता है, जबकि बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। गाइस ध्यान रखना आपको कि बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करेंगी, और तीसरी कोशिकाएं हैं गामा कोशिकाएं, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण करती हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। अब गाइस हमको इनको ही बारी बारी से यहां पर समझना है, ठीक है।
अल्फा कोशिकाएं स्रावित करेंगी ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा कोशिकाएं स्रावित करेंगी इंसुलिन हार्मोन और गामा कोशिकाएं स्रावित करेंगी अपने सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि ये लैंगरहैंस दीपिकाएं जो हैं, इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन जो हैं वो सारे के सारे हार्मोन रुधिर के अंदर शर्करा का नियंत्रण करते हैं। और किस तरीके से करेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर ये बात कर लें कि सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है ये इन दोनों हार्मोन को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल में रखता है। और किस तरीके से वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। गाइस ध्यान रखना कि ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन जो हैं वो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। तो पूछा जाता है कि रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार हार्मोन कौन कौन से हैं? तो ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, इन दोनों हार्मोन पर नियंत्रण कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। देखिए, माना कि पहली कंडीशन हम यहां पर देखने वाले हैं, अगर यदि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, पहली अवस्था क्या हो जाए? यदि रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाए? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, तो इस ग्लूकोज को इंसुलिन जो है वो बदल देगा ग्लाइकोजन के अंदर। कहीं ध्यान रखना, किसमें बदल देगा? ग्लाइकोजन के अंदर। रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ गई? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो इस ग्लूकोज को इंसुलिन ने किसमें बदल दिया? ग्लाइकोजन के अंदर। अब ध्यान यहां पर यह देना है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। ये पूछा जाता है कि ग्लाइकोजेनेसिस की परिभाषा लिखिए, तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो इंसुलिन हार्मोन उसे बदल देता है ग्लाइकोजन में। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नहीं है, कम हो चुकी है और हमारी कोशिकाओं को ग्लूकोज की आवश्यकता है, तो क्या होगा जब शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए? दूसरी अवस्था क्या है? यदि रुधिर में ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो क्या होगा? तो देखिए गाइस, इंसुलिन ने जब ग्लूकोज बढ़ा था तो उसे ग्लाइकोजन में बदल दिया था। तो अब देखिए, ग्लाइकोजन जो है स्टोर्ड हमारी बॉडी में, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन जो हार्मोन है वो ग्लूकोज में बदल देगा। किसमें बदल देगा? ग्लूकोज में। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन इस ग्लाइकोजन को किसमें बदल देगा? ग्लूकोज में। अब यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। ओके गाइस, कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। अब अवस्था तीसरी हमारे सामने ये आ जाए कि ना तो हमारे रुधिर में ग्लूकोज है और ना ही ग्लाइकोजन है हमारे शरीर में, तो क्या होगा? तो तीसरी अवस्था हम यहां पर देखने वाले हैं कि जब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए कि शरीर में ना तो ग्लूकोज है और ना ही ग्लाइकोजन है। तीसरी अवस्था, ना तो ग्लूकोज हो और ना ही ग्लाइकोजन हो, तो क्या होगा? देखिए, अब हमारी जो यकृत कोशिकाओं में या यकृत में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं या यकृत कोशिकाएं जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित प्रोटीन को, अमीनो अम्लों को
अमीनो अम्लों को बदल देती हैं ग्लूकोज में। गाइस ध्यान रखना कि जब शरीर में ना तो ग्लूकोज हो और ना ही ग्लाइकोजन हो, तो यकृत कोशिकाएं जो हैं प्रोटीन को और अमीनो अम्लों को किस में बदल देती हैं? ग्लूकोज में। और ये क्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके गाइस, हमने तीनों रिएक्शंस यहां पर देखी हैं। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो इंसुलिन उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है, और जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज में बदल देता है। और तीसरी अवस्था हमारे सामने ये आ जाए कि ना ग्लूकोज हो ना ही ग्लाइकोजन अगर हमारे शरीर में हो, तो प्रोटीन और अमीनो अम्लों को यकृत कोशिकाएं किस में बदल देंगी? ग्लूकोज के अंदर, और वो प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। तो गाइस, हमने 10th के लेवल पर अग्नाशय ग्रंथि को यहां पर समझा है। आज के लिए धन्यवाद।